हेलो स्टूडेंट, यो कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने सीपीसीटी और टैली दोनों ही सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको आज सीपीसीटी का नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका नाम क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या नाम है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज ये बताओ, कंप्यूटर के अपन को पीढ़ियां पढ़ना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप चाहे डीसीए करो, चाहे पीजीडीसीए करो, चाहे सीपीसीटी करो, और चाहे आप ट्रिपल सी का एग्जाम दो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटर एग्जाम दोगे, तो आपको ये कंप्यूटर ऑफ जनरेशन पूछा ही जाता है। ठीक है ना? तो आप ये ध्यान रखना कि जो आज अपन पढ़ रहे हैं वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से 2 से 3 नंबर आपको पूछे ही जाते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्या? कंप्यूटर की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां में सबसे पहले आपको पहले एक कंप्यूटर बताता हूँ। ये होता है क्या? अपना कंप्यूटर। ठीक है ना? इसी के जस्ट बाजू से क्या रख देते हैं अपन? सीपीयू रख देते हैं, और यहाँ पर एक कीबोर्ड रहता है, और यहाँ पर एक क्या रहता है? माउस रहता है। ठीक, ये अपना क्या कंप्लीट कंप्यूटर तैयार हुआ। अब मेरे को ये बताओ कि कंप्यूटर को चलाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप बोलोगे कि सर इसमें विद्युत की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। दूसरी चीज कि ये कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है ना? तो इसके बाद लैंग्वेज की यूज होगा। जितने पॉइंट मैं यहाँ पर बता रहा आप उतने ही देखना। तीसरी चीज, कंप्यूटर चलेगा तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज होता है। तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, आपको ये भी बताना पड़ेगा। चौथी बात ये रहेगी कि कौन सी जनरेशन का जो समय काल है वो किस समय काल तक था, तो आपको टाइम पीरियड भी बताना पड़ेगा। ठीक है ना? पांचवी बात ये रहेगी कि इसके एग्जाम्पल क्या रहेगा, इसके एग्जाम्पल। आपको ये 6 चीज, और छठवीं चीज स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी डेटा कंप्यूटर में लिखोगे, तो डेटा को संग्रहण करने के लिए आपको किस डिवाइस की आवश्यकता होगी। तो ये सब आप किसमें पढ़ोगे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ोगे। तो ध्यान रखना, आप ये 6 पॉइंट अलग से नोट कर लेना कि एक कंप्यूटर को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी, लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम पीरियड, एग्जाम्पल और स्टोरेज। इसके अलावा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है, मैं वही क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करूंगा। ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा देखते चलने इसमें होता है। लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम, एग्जाम्पल और स्टोरेज, इतनी चीज अपन से बननी चाहिए। तो आपको जनरेशन पढ़ने की कुछ भी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, जितनी मैं बता दिया बस इसी से क्वेश्चन होता है। अब मैं यहाँ पर पांचों पीढ़ी का कंपेयर करूंगा, और पांचों पीढ़ी को अपन एक ही भाग में निपटा देंगे। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना? तो पहली मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्रथम पीढ़ी। हेडिंग क्या रहेगी? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब हिंदी में क्या जाएगा? कंप्यूटर की पीढ़ी। ठीक है? तो मैं यहाँ से देता हूँ फर्स्ट जनरेशन। एक कॉलम बनाता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पर दिया सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में अपन समझते हैं पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में मैं लिख लेता हूँ टाइम, कि जो टाइम, समय काल, टाइम पीरियड मतलब कि समय काल। प्रथम पीढ़ी का जो समय काल था वो 1942 से लेके 1955 तक था। ये चीज का ध्यान रखना। फर्स्ट पीढ़ी का जो टाइम पीरियड था वो 1942 से 1955 तक था। लेकिन आप गूगल में सर्च करोगे तो कहीं आपको 1945 बताएगा, कहीं 1944 बताएगा, लेकिन उसके अंत में लास्ट में 1955 ही रहेगा। तो आप कंफ्यूजन मत होना कि सर आप 1942 1955 बताया। आपको लास्ट में 1955 मिलेगा, 1945 हो सकता है, 44 हो सकता है, 46 हो सकता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना। ठीक है ना? इसके बाद प्रथम पीढ़ी में विद्युत प्रवाह के लिए किसकी जरूरत पड़ी थी? तो आंसर आएगा क्या? वैक्यूम ट्यूब। क्या आएगा? वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी में एक कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह के लिए किसकी जरूरत पड़ी थी?
वैक्यूम ट्यूब की जरूरत पड़ी थी। अब यदि बोलोगे सर वैक्यूम ट्यूब होता क्या है, तो आप समझ लेना बहुत अच्छे से। पहले वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। लेकिन वैक्यूम ट्यूब क्या वो करते थे, बहुत हीट करते थे। वहां पर एक ही वैक्यूम ट्यूब का यूज नहीं किया गया था, कम से कम एक सीपीयू में हजारों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। और कंप्यूटर का जो आकार था प्रथम पीढ़ी में, ये कम से कम 10 बाई 10 के कमरे के बराबर एक कंप्यूटर होता था, उसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ये बताइए कि जब हजारों वैक्यूम ट्यूब एक साथ लगाएंगे तो वहां पर होगा क्या, हीट पैदा होगी। हीट मतलब क्या होती है, गर्मी पैदा होगी। और वहां से अपन को क्या होगा, इस गर्मी को अलग करने के लिए एसी का उपयोग किया गया। किसका, एसी मतलब एयर कंडीशन, ठंडी हवा का उपयोग किया गया। लेकिन अपनी सेकेंड पीढ़ी में क्या हुआ कि ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या लग गए, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को मैं VT से प्रदर्शित करता हूँ, वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब। जब ऐसे बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लग गए तो किसका निर्माण हो गया, तो निर्माण हो गया ट्रांजिस्टर का। किसका, ट्रांजिस्टर का। ये ट्रांजिस्टर, ये बता, अब ये ट्रांजिस्टर आ गया। अब यहाँ पर जहां पर हजारों वैक्यूम ट्यूब लगे थे, तो अब यहाँ पर क्या लगाया, ट्रांजिस्टर लग गया। एक बात और ध्यान से सुनना, जितनी स्पीड से आपके सिस्टम में करंट जाएगा, आपका कैलकुलेशन उतनी स्पीड से होगा। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक ना। जब यहाँ पर बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लग जाएंगे तो एक ट्रांजिस्टर लग गया, तो आपके कंप्यूटर की स्पीड थोड़ा सी बढ़ गई। लेकिन अभी भी संतुष्टिजनक स्पीड नहीं मिली, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन लगा दिया, बहुत सारे क्या लगा दिया, ट्रांजिस्टर लगा दिया। जब बहुत सारे उन्होंने ट्रांजिस्टर लगा दिया, तो ट्रांजिस्टरों के ग्रुप को उन्होंने बोल दिया कि आईसी है। क्या है, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म होता है। जब आईसी लग गई तो आपका जो कैलकुलेशन हो गया वो थोड़ा सा क्या हुआ, तेज हो गया। अब बोलोगे आईसी क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, वैक्यूम ट्यूब है, तो कुछ भी नहीं है। जो मदरबोर्ड में धारा को सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने के लिए जो कंपोनेंट की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। यदि आपके मदरबोर्ड में जो करंट है वो ज्यादा तेज से प्रवाहित नहीं होगा तो कैलकुलेशन तेज नहीं होगी। तो ये सब कैलकुलेशन के लिए विद्युत प्रवाहित करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आईसी लग गई, लेकिन ऐसे आईसी बहुत सारी लगी, बहुत सारी आईसी लगी। जब ये आईसी का ग्रुप बन गया तो उसको बोलने लगे क्या, इसको बोलने लगे अपन SCSI, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर उसको बोलने लगे। क्या बोलने लगे, माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान रखना, माइक्रो प्रोसेसर। जब बहुत सारे आईसी लग गए तो इसको बोलने लगे माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन जब बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लग गए तो उसको बोलने लगे ULSI, और इसको VLSI भी बोलते हैं। ध्यान रखना माइक्रो प्रोसेसर को। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी कैसे, जब बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगे तो ट्रांजिस्टर बना, ट्रांजिस्टर बना तो क्या बना, आईसी, आईसी के बाद क्या आया अपना VLSI, फिर ULSI। कहने का मतलब ये है कि प्रथम पीढ़ी में विद्युत प्रवाह के लिए वैक्यूम ट्यूब लगा, सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर लगा, थर्ड पीढ़ी में आईसी लगा, फोर्थ पीढ़ी में VLSI लगा, और फिफ्थ पीढ़ी में ULIC लगा। तो मैं आपको एक ही बार में बता दिया कि विद्युत प्रवाह करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ी, हर पीढ़ी में अलग अलग, ठीक है ना। तो यहां से हुए अपने 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपन चलते हैं कि लैंग्वेज, प्रथम पीढ़ी की जो भाषा थी वो कौन सी थी, लैंग्वेज। तो आप हमेशा ध्यान रखना मशीन लैंग्वेज थी। कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 को भी बोला जाता है। चौथा पॉइंट क्या है कि जो इसकी स्पीड थी, जो इसकी स्पीड थी किसमें मापी जाती थी, मिली सेकेंड में। किसमें, मिली सेकेंड में मापी जाती थी। ये चीज का ध्यान रखना। जो पांचवा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बोलोगे सर ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाना, मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो बनाया है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मैंने ये सब एक एक चीज बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, यूनिक पॉइंट में बताया है। तो ये देखते चलना, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, छठवीं चीज आप इसके एग्जाम्पल, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसके एग्जाम्पल क्या थे, तो उसके एग्जाम्पल थे ENIAC। क्या था, ENIAC, यूनिवेक,
यूनिवेक, प्रथम, मार्क, ठीक है ना। और बात करें अपन सातवीं चीज स्टोरेज की, स्टोरेज की मतलब कि अपन कुछ भी डेटा लिखेंगे तो वो संग्रह कहाँ में होगा, तो इसका नाम आएगा क्या, पंच कार्ड। अब बोलोगे सर ये पंच कार्ड क्या है, तो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो ये सब सारी चीज बता दूंगा कि पंच कार्ड क्या होता है। अभी केवल आप इतना समझो कि जब 1942-1955 में कंप्यूटर बने थे तो उसमें जो टाइम पीरियड था 1942-1955 था, विद्युत प्रवाह के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज थी, स्पीड मिलीसेकंड थी, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस था, एग्जाम्पल ये है, और स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया गया था, पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। इतनी चीज आपकी प्रथम पीढ़ी में है और हर कंपटीशन एग्जाम में इसके अलावा क्वेश्चन बनने की उम्मीद भी नहीं है, ठीक है ना। तो जितना मैं पढ़ाता जाता हूं आप उतना नोट्स करते चलना, इसके अलावा क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन फर्स्ट जनरेशन होगा, इसके बाद अपन सेकेंड जनरेशन में आते हैं, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में मैं यहाँ पर सेकेंड जनरेशन लिखा, सेकेंड जनरेशन मतलब कि क्या होती है इसकी द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में आप बात करें इनकी, फिर अपन एक एक पॉइंट में चलते हैं कि सेकेंड पीढ़ी का जो टाइम पीरियड था वो कितना था। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, समय काल, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड था 1956 से लेके 1964 तक, थोड़ा सा स्पीड में लिखते हैं, ठीक है ना। और बात करें विद्युत प्रवाह की, तो सेकेंड पीढ़ी में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा किया गया था, इलेक्ट्रिक फ्लो, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर आएगा क्या, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तीसरे पॉइंट की बात करें कि जो इसकी स्पीड थी, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती थी, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो सेकेंड, क्या आएगा, माइक्रो सेकेंड। तो मैं आपको हर एक यूनिक चीज बता रहा हूँ कि टाइम पीरियड क्या था, विद्युत प्रवाह ट्रांजिस्टर कैसे बना, बहुत सारे जब वैक्यूम ट्यूब मिला दिए गए, जब हजारों वैक्यूम ट्यूब को एक सर्किट में जोड़ दिया गया तो उसको क्या बोलने लगे, ट्रांजिस्टर बोलने लगे। और जो स्पीड थी वो किसमें थी, माइक्रो सेकेंड में, ठीक है ना। बात करें चौथी चीज कि जो इसमें डेटा स्टोर होता था, स्टोरेज डेटा, उसका नाम क्या था, उसका नाम था मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। अब बोलोगे सर ये मैग्नेटिक डिस्क है क्या चीज, तो आप ध्यान समझना, जितने मैं लेक्चर अपलोड किया हूं ना मेमोरी में, एक लेक्चर मैंने मेमोरी का भी पढ़ाया, उसमें मेमोरी का मैंने एक एक पॉइंट डिस्कशन किया है, हर पॉइंट का यूनिक डेफिनेशन बताया है, तो आप उसमें जाके देख लेना। पांचवी चीज बात करें कि लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन की जो लैंग्वेज थी वो भाषा कौन सी थी, तो आंसर अपना क्या आएगा, फोर्ट्रैन, फोर्ट्रैन थी और कोबोल थी। अब बोलोगे ये क्या है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्ट्रैन का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम आ जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये होता है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखना। तो सेकेंड जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज किया गया, तो सीधा आंसर आएगा फोर्ट्रैन और कोबोल का, ठीक है ना। इसके बात करें अपन छठवें पॉइंट की, तो छठवें पॉइंट में आप ध्यान रखना, इसका देख लेना एग्जाम्पल कि सेकेंड पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे उन कंप्यूटरों का नाम क्या था, तो उन कंप्यूटरों का नाम था IBM 1401 और था NCR। मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ 304। तो ये आपके क्या थे, 6 पॉइंट एक ऐसे थे जिनको आपको डिस्कशन करना था कि सेकेंड जनरेशन में टाइम पीरियड कितना था, विद्युत प्रवाह कितना था, स्पीड कितनी थी, स्टोरेज कितनी थी, लैंग्वेज कितना था और एग्जाम्पल कितना था, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते चलना, क्योंकि मैं आपको हर एक यूनिक चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। और हर कंपटीशन एग्जाम में आप हर पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन बनने की उम्मीद जो रहती है वो ना के बराबर होती है, क्या होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अपन थर्ड जनरेशन की,
मैं आपको हर एक वो यूनिक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको पढ़ने में। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड होगा, थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड होगा, पहला पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, समय काल। जो समय काल था वो कब से कब तक था, 1964 से 1975 तक था, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपना क्या जाएगा, दूसरा पॉइंट जो आ जाएगा कि इसका जो करंट फ्लो था, विद्युत प्रवाह के लिए किसका उपयोग किया गया था। तो इसके पहले भी मैं आपको बताया था कि विद्युत प्रवाह के लिए इसका उपयोग आईसी के लिए किया गया था। आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, SICRCUIT, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है ना। स्पीड किस में मापी जाती है, मैं बोलता हूं कि थर्ड जनरेशन की जो स्पीड थी वो किस में मापी गई है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नैनो सेकेंड। क्या आएगा, नैनो सेकेंड। बात करें चौथी चीज में यदि मैं बात करता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कि थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हुआ है, तो आपका आंसर क्या आएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप उसको पढ़ोगे ना तो मैं बताता हूँ कि कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम का डर ही खत्म हो जाएगा। मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है ना। तो अपना टाइम पीरियड हो गया, विद्युत प्रवाह हो गया। यदि बात करते हैं कि जो थर्ड जनरेशन थी उसमें कुछ का यूज हुआ है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का यूज होने लगा था। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का यूज होने लगा था, जो कि क्या थी, ये सब की सब हार्डवेयर थी। अब बोलोगे सर ये हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर कंप्यूटर की वो कंपोनेंट है जिसे अपन आसानी से छू सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है ना। छठवें पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो छठवें पॉइंट में आप एग्जाम्पल लिखो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, तो इसका एग्जाम्पल आएगा PDP-8, PDP-8 आ जाएगा। ठीक है ना। PDP-2 आ जाएगा। ये एग्जाम्पल मतलब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों के नाम थे, और IBM 360 आ जाएगा। फटाक से इसका सिम शॉर्ट करो। तो मैंने आपको बता दिया टाइम पीरियड क्या होता है, विद्युत प्रवाह, स्पीड, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट और आउटपुट। ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपने क्या इसकी स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। क्या है, वीडियो थोड़ा सी लंबी बन रही है, तो यदि मैं सोच रहा हूँ कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के दो पार्ट बना दिए जाए, कितने पार्ट बना दिए जाए, दो पार्ट बना दिए जाए। पार्ट एक में आप थर्ड जनरेशन तक क्लियर कर लीजिए, फिर फोर्थ और फिफ्थ दो पार्ट का मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है ना। तो आप थर्ड जनरेशन तक के ये यूनिक पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आज मैं वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।